नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं राजनीति की। देखिए, हम आप सामान्य लोग हैं। हमारी आपकी समझदारी और चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत ही सामान्य होता है। उतने बड़े स्तर पर हम लोग कभी सोचते भी नहीं हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है। लेकिन कहते जरूर है कि बिहार का हर आदमी पॉलिटिक्स समझता है। बिहार का रिक्शा वाला भी पॉलिटिक्स समझता है। बिहार का घर में काम करने वाली जो दाई है वो भी पॉलिटिक्स समझता है। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है, ये मैं मानता हूँ। बस पॉलिटिक्स का मतलब यही समझते हैं कि जाति का आधार पर कैसे हम क्या करें, कहाँ क्या तोड़ जोड़ हो रहा है, वो राजनीति बिहार के लोग जरूर समझते हैं। तो उसी राजनीति में जो पर्दे के पीछे की जो राजनीति होती है, हम जैसे मीडिया वालों का काम यही है कि वो जो पर्दे के पीछे जो गेम प्लान तय होता है राजनीतिज्ञों के द्वारा, कि जब कभी अगर कभी मौका मिले तो 2 4 5 जब राजनीतिज्ञ बैठे ना, तो वहाँ जरूर बैठिए और उनके बातचीत का समझदारी को समझिए कि कितना दूर तलक वो लोग बहस करते हैं, कैसे चर्चा करते हैं, कौन कौन सा कम्बिनेशन पर विचार नहीं करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि जहां हम लोगों का सोच खत्म होता है ना, वहां से इस पॉलिटिशियन लोगों का सोच शुरू होता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बहुत सारा विश्लेषण आया है, आप लोगों ने भी विश्लेषण देखा होगा, बहुत तरह की चीज़ें सामने आ गई है। लेकिन इस विश्लेषण के पीछे या इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे कौन कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं, उस राज को हम आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। राज मतलब पॉलिटिकल जो गेम है, उस क्या गेम है उसको जरा समझिए। देखिए, इस प्रदेश में बीजेपी के 17 विधायक हैं बिहार से। 17 में 5 राजपूत। औरंगाबाद, आरा, छपरा, महाराजगंज और मोतिहारी। राष्ट्रीय फलक पर अगर बात करिए तो बीजेपी के अंदर अगर सबसे मजबूत कोई कास्ट चुनौती देने की स्थिति में है तो वो है राजपूत। पूरे मतलब 300 के करीब विधायकों में लगभग 70 विधायक 300 सांसद में लगभग 70 से अधिक सांसद राजपूत हैं बीजेपी के अंदर। 100 कह सकते हैं राजपूत का जो सब कास्ट है, अगर उन लोगों को मिला लीजिए तो राष्ट्रीय फलक पर सभी एक दूसरे को लोग जोड़ते हैं, 100 से अधिक है। और वो हमेशा चुनौती देते रहता है मोदी और शाह को। गुजरात में भी पटेल आत्मसमर्पण कर गया है, लेकिन वहाँ सोलंकी अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया है। और ये खतरा हमेशा शाह और मोदी को बना रहता है कि गडकरी से बड़ा चुनौती राजनाथ सिंह है। अगर सीट कम हुआ तो जातीय राष्ट्रीय फलक पर जो जातीय समीकरण है, उस समीकरण में पिछड़ा भी, अति पिछड़ा भी अगर नेतृत्व स्वीकार करने का होगा तो राजनाथ सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर सकता है। ये खतरा है। इसलिए 2024 का लक्ष्य ये है कि राजपूत की संख्या को, जो सांसदों की संख्या है, उसको काफ़ी कम कर दिया जाए। इसलिए यूपी और सहित जितने 2 सूची जारी हुआ है ना, आप हैरान रह जाएंगे। यूपी में 5 जरूर दिया है, मध्य प्रदेश राजस्थान में 1-1, गुजरात में 1 भी नहीं, छत्तीसगढ़ में 1 भी नहीं। और बात झारखंड में 2 सांसद थे, दोनों का अभी तक होल्ड है। बात बिहार की करें तो 5 सांसद हैं। 5 सांसद में ये तय मानिए कि इस बार 2 से 3 लोगों को ये टिकट देने के मूड में है। इसलिए संतोष सिंह को मंत्री बनाया है। संतोष सिंह जो मंत्री बने हैं उसकी वजह वही है। ये अलग बात है कि संतोष सिंह कई विधायकों को भी तोड़ा है, लेकिन उद्देश्य वही है कि औरंगाबाद सीट, जिस पर नीतीश से समझौता के बिंदु पर चर्चा हो रही है, औरंगाबाद सीट को जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, इस बार खेला वहाँ ख़त्म कर दिया जाए। वह ऐसी राजनीति हो जाए कि कोई राजपूत वहाँ उम्मीदवार ही नहीं आए किसी दल से, ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए। तो वहाँ तब होगा ना जब संतोष सिंह को एक मंत्री उन्होंने बना दिया है। आरके सिंह को भी रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है। वजह क्या है कि आरके सिंह एक समझदार पॉलिटिशियन है, एक ब्यूरोक्रेसी में उनकी पहचान है, और राष्ट्रीय फलक पर राजनाथ सिंह के बाद अगर कोई राजपूत चेहरा है, बीके सिंह से भी मजबूत चेहरा
आर.के. सिंह माने जाते हैं। और आर.के. सिंह समय समय पर मोदी और शाह को न आंख भी दिखाते रहते हैं। इसलिए आर.के. सिंह का पत्ता कैसे काटें, इस पर विचार हो रहा है। तो वो बेल्ट में पवन सिंह को, जो बार बार आप खबर आ रहे हैं उस पर, फिर मोतिहारी से राधा मोहन सिंह है। राधा मोहन सिंह को काटना बड़ा आसान है, और राधा मोहन सिंह आत्मसमर्पण कर दी हुई है, रो रहे हैं, ये अलग बात। लेकिन रूढ़ी को काटना बड़ा मुश्किल है। रूढ़ी जिस तरीके की राजनीति करता है, वहाँ छपरा में कोई दूसरा उम्मीदवार उस तरीके की राजनीति करके चुनाव जीत ले, अभी तक तो नहीं हुआ है। बड़े बड़े लहर में भी रूढ़ी को बहुत मुश्किल हुआ है छपरा सीट से चुनाव जीतना। तो रूढ़ी को रिप्लेस करना है तो वो एक माहौल नहीं बने, इसलिए इस तरीके से खबर भी चल रही है कि सब सवर्णों में सबसे ज़्यादा अगर प्रतिनिधित्व किसी को दिया है तो राजपूत को मिला है महागठबंधन में। 4 मंत्री हैं कहने के लिए। भूमियारों को तवज्जो नहीं दिया गया है, ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दिया गया, राजपूत को 4 मंत्री बना दिया गया। तो ये सारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में राजपूतों की संख्या कैसे कम की जाए। बात यही नहीं है, बात और भी है। जब सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को देखिएगा तो बिहार की जो राजनीति रही है, उस राजनीति में अभी 70% अभी जो मंत्रालय है उसमें 70% अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग हैं। इस मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो बीजेपी से अभी भी परहेज करते हैं वोट देने के लिए, लेकिन वो हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये सारी कवायतें चल रही हैं, जबकि बीजेपी के अंदर में कितने सांसद यादव हैं। राजपूत की संख्या गिनी जा रही है, जिसका वोट 100% मिलता रहा है पिछले चुनाव तक, लेकिन यादव का जहां 90% वोट अभी भी बीजेपी को नहीं मिलता है। सारे प्रयोग के बावजूद भी, एक से एक प्रयोग ना भाई, बीजेपी बिहार में यादवों के लिए जितना मेहरबान रहा किसी दूसरे जात के लिए नहीं रहा है। इतिहास पलट कर देखिए, जगदम्बिया पाल यादव से शुरू कर दीजिए और अभी तक ले लीजिए। अभी भी जहां वोट नहीं मिलता है, नित्यानंद राय मंत्री हैं, रामकृपाल यादव, अशोक यादव, 3 सांसद उनके। तो ये सारी चीज़ें समझनी होंगी कि अगर यादवों को क्या कहा जा रहा है कि आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। विधानसभा अध्यक्ष है, 3 सांसद है, तो अब प्रतिनिधित्व क्या चाहिए आपको भाई। इस तरीके से विश्लेषण और मीडिया की रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, उसके पीछे की जो सियासत है उसको इसी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन को लेकर जो बिसात बिछाई जा रही है 40 में 40, वो 40 में 40 बिसात बिछाने के दौरान वो गठबंधन के वोट महागठबंधन को चुनौती दे, इसके लिए कौन कौन से कास्ट समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। तो उसमें एक राजपूत भी है जो इनको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर वो समीकरण टूटा, वैशाली में जिस तरीके से भूमियार को उम्मीदवार बनाने की कोशिश हो रही है एलजेपी की तरफ से, तो समझ जाए कि वो समीकरण टूटेगा। शिवहर अगर नहीं मिला, मोतिहारी नहीं मिला, तो वो जो समीकरण है ना, वो समीकरण टूटेगा और फिर उस समीकरण के टूटने से पूरे बिहार का समीकरण बदलेगा। एक तेजस्वी बाबू साहब कह क्या दिया, पूरी नैरेटिव बदल गई ना। सेकेंड और थर्ड फेज में आते आते चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। कुआं पे जो राजनीति शुरू हुई, देखिए वो राजनीति कहाँ आके पहुंच गई है। तो ये सब नैरेटिव सेट होता है, इसलिए उस राजनीति को समझने की ज़रूरत है। और वो उस राजनीति को समझने के लिए जो खेल होता है ना, जो पॉलिटिशियन सब जो बयान देता है, कुआं जैसा बयान, भूमाफिया वाला बयान, ये सब सारा कुछ जो है इंडिकेटर है कि इस प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है।